तो बेटा अपने पास में कूलम फोर्स पे बेस्ड क्वेश्चन खत्म नहीं हुए हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है ये, ठीक है। कंसीडर 4 इक्वल चार्जेस, 4 इक्वल चार्जेस कंसीडर कर दिए हैं जिन पे चार्ज Q है, प्लेस्ड ऑन द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर विद साइड ए, जिनको किसी स्क्वायर के कॉर्नर पे रखा है जिसकी साइड ए है। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज ऑन लोअर राइट कॉर्नर। तो ये है अपने पास में क्वेश्चन। चलो तो भाई एक स्क्वायर बना दिया है, ये लो एक स्क्वायर है। इस जो स्क्वायर है इसकी साइड है बेटा ए, और इसके हर कॉर्नर पे जो चार्ज रखा हुआ है वो है Q। जो लोअर राइट कॉर्नर है, मतलब ये वाला जो कॉर्नर, इस पे जो चार्ज रखा हुआ है उस पे नेट फोर्स बताना है, रिजल्टेंट फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड भी और उसका डायरेक्शन भी। ठीक है, यहाँ पे जो Q है मैं इसको थोड़ा सा मिटा लेता हूं ताकि फोर्स प्रॉपरली लिखा जा सके। ठीक है, इस वाले चार्ज की वजह से इस पे जो फोर्स रहेगा वो अपने पास में इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना बेटा, एक सेंट्रल फोर्स है, सेंटर टू सेंटर लग रहा होता है, कूलम्बिक फोर्स है ना ये। तो इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स की वैल्यू है F1, और इस F1 का मैग्नीट्यूड है वो लिख देता हूं K, एक चार्ज, दूसरा चार्ज, जो स्क्वायर है उसकी साइड अगर A है तो स्क्वायर का डायगोनल हो जाता है A√2, तो A√2 का स्क्वायर, KQ² अपॉन 2A²। इधर पे लगने वाला जो फोर्स है उसकी वैल्यू ये है। इस Q की वजह से इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा जिस फोर्स को लिखा जाएगा F2 से। F2 जो है उसकी वैल्यू देखो क्या रहेगी, इधर पे चार्ज है वो है Q, KQ इंटू Q, और इन दोनों के बीच का जो गैप है वो यही है क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड सेम ही होती है। KQ² अपॉन A², ये फोर्स आ चुका है F2। चलो ठीक भाई, इधर से लेकर इस चार्ज की वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो होगा बेटा F3। ठीक है, अब इस F3 को सोल्व करके लिख देता हूं। जो F3 वाला फोर्स है इसकी वैल्यू हो जाएगी KQ इंटू Q, और दोनों के बीच का सेपरेशन है A², तो KQ² अपॉन A², ये बन जाता है F3, ये है F2, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो है F1। ऐसे करके अपने पास में जो फोर्स हैं वो लिखे जा चुके हैं। क्लियर सा कंसेप्ट है, इजी सा कंसेप्ट है बेटा। F2 और F3 इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो क्या आएगा, देखो इन दोनों का रिजल्टेंट है, दोनों 90 डिग्री पे बिल्कुल मिड की डायरेक्शन में इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा इस डायरेक्शन, जिसको मैं लिख देता हूं F। जो F है वो क्या है बेटा, F2 और F3 का रिजल्टेंट, दोनों का 90 डिग्री पे है तो रिजल्टेंट ऐसे निकाला जाएगा, और दोनों के दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है, KQ² अपॉन A², KQ² अपॉन A², तो रिजल्टेंट आ जाएगा √2 टाइम्स ऑफ KQ² अपॉन A²। वेक्टर पे बेस्ड कंसेप्ट है इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है, अदरवाइज सोल्व करके लिखोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, कोई ज्यादा दिक्कत वाली सी बात नहीं है बेटा। नेट जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, F और F1। ठीक है, उन दोनों का सम आ जाएगा क्योंकि अभी तो दोनों सिर्फ सेम डायरेक्शन में है। तो बेटे जो नेट फोर्स है इस पे लगने वाला वो आ जाता है F प्लस F1। ठीक है, F की वैल्यू अपने पास में आ गई है √2 KQ² अपॉन A², और जो F1 है उसकी वैल्यू आई है KQ² अपॉन 2A²। इसको लिख दिया है KQ² अपॉन A² √2 प्लस 1/2। तो जो लोअर मोस्ट कॉर्नर है, लोअर राइट कॉर्नर है, उस पे लगने वाला जो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू इतनी सी होगी। ऐसे करके इस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया है। ओके बेटे, किसी को कुछ डाउट है तो इसमें कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं इस पे ही बेस्ड, इसके जैसा ही एक और क्वेश्चन है। अब बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये,
आपकी टीवी स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 4 charges equal to minus q are placed at 4 corner of a square। 4 चार्ज हैं जिनकी वैल्यू है माइनस क्यू, और चारों के चारों एक स्क्वायर नहीं बन के दे रहा भाई, हद कर दी। एक ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर के कॉर्नर पे रखे हुए हैं, ठीक है। एंड ए चार्ज क्यू इज एट इट सेंटर, और एक चार्ज स्मॉल क्यू है वो इसके सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक है। इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देन वैल्यू ऑफ क्यू इज, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इसका जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है। देखो तो बेटा, कॉर्नर के लिए लाइन खींच लेता हूं पहले तो। ऐसे रखे हुए चार्ज, इधर पे है भाई माइनस क्यू, इधर पे है माइनस क्यू, ये है माइनस क्यू, और एक ये है माइनस क्यू। इस तरीके से चार अपने पास में कॉर्नर वाले चार्ज हैं वो लिख दिए हैं, और सेंटर पे जो चार्ज रखा है वो है क्यू। अच्छा भाई, हमें बताना है ये सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो इस स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा एक सिंपल सिनेरियो है जो तो हमें पता ही है, वो क्या है कि भाई ये वाला जो चार्ज है तो इक्विलिब्रियम में है ही है, सिमेट्री की वजह से। स्मॉल क्यू जो है वो तो इक्विलिब्रियम में है ही है सिमेट्री की वजह से, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हमें किसको इक्विलिब्रियम में लेके आना है, इन सब पे लगने वाला नेट फोर्स है वो जीरो करना है, ठीक है। तो इस बारे में लिख लेते हैं, सिंस वी नो, जैसा कि हमें पता है, स्मॉल क्यू विल बी इन इक्विलिब्रियम, स्मॉल क्यू तो इक्विलिब्रियम में होगा ही होगा, ठीक है। बट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू शो माइनस क्यू ऑल्सो फेसिंग नेट जीरो फोर्स। इधर पे जो माइनस क्यू वाले हैं ना, ये भी जीरो फोर्स को ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये चीज ही हमें शो करके दिखानी, ये चीज हमें प्रूव करनी है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात ना है भाई। आगे मेरी बात समझ में बेटा? ठीक है, तो भाई आगे तो बहुत बढ़िया है। तो बेटा इस वाले के लिए ट्राई कर लेते हैं, किसी को भी एक पे नेट फोर्स अगर जीरो हो गया तो बाकी सब पे जीरो ही है, क्योंकि सब एक जैसे ही हैं। ये स्क्वायर है, इसकी पहले तो साइड लिख लेते हैं स्क्वायर की, भाई ये वाली साइड अगर ए है तो स्क्वायर का बेटा जो डायगोनल होगा वो क्या हो जाएगा, a रूट टू, और डायगोनल का जो हाफ बनेगा, जो इतना सा डिस्टेंस बनेगा, उस डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, a रूट टू का भी हाफ, जो कि बन जाता है a बाई रूट टू। देख लेना बेटा, क्लास 7th 8th का ही कंसेप्ट है ये, इतना छोटा सा ये मामूली सा कंसेप्ट है। चलो भाई बहुत बढ़िया, इस वाले को हम नेट फोर्स जीरो है वो सिनेरियो बनाने लग रहे हैं, ठीक है। तो बेटा देखो, इस वाले माइनस क्यू पे ये वाला जो माइनस क्यू है ये क्या कर रहा होगा, रिपल्सन, क्योंकि दोनों पे ही नेगेटिव है, तो ये किस फोर्स से रिपेल कर रहा होगा, उस फोर्स को मैं मान लेता हूं एफ वाले फोर्स, एफ, ठीक है। माइनस क्यू और माइनस क्यू के बीच में जो फोर्स है वो एफ है, लिख दिया। तो यहाँ पे बेटा जो एफ है उसकी वैल्यू आ जाती है के इंटू क्यू, और बीच में डिस्टेंस है ए स्क्वायर, ये बन जाता है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसके बीच में और इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो हमने लिख दिया है, ठीक है भाई। इस माइनस क्यू और इस माइनस क्यू के बीच में अगर मैं बात करूं, ये वाला माइनस क्यू इसको रिपेल कर रहा होगा, इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, एफ फोर्स, ठीक है। माइनस क्यू है, डिस्टेंस भी सेम ही है, तो इसका भी एफ ही आ गया, वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, वैल्यू ऑलरेडी हमने लिख ही दी है। ओके बेटा, अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उस रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी ही होगी, ठीक है। इसका जो रिजल्टेंट है उसको लिख देता हूं भाई, उसकी वैल्यू बन जाएगी बेटा अंडर रूट 2f। इन दोनों का जो रिजल्टेंट बन गया वो क्या हो गया है बेटा, अंडर रूट 2f, ठीक है। तो अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, अंडर रूट 2f है इस पे लगने वाला,
नेट फोर्स आ गया है इस माइनस क्यू और माइनस क्यू की वजह से, जो कि भाई इस डायरेक्शन में आ रहा है, रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, अब बेटा सिर्फ अपने पास में एक ही सिनेरियो बचा है कि भाई ये वाला जो क्यू है इस माइनस क्यू को अट्रैक्ट करना चाहिए, ऐसे करके अट्रैक्ट करना चाहिए बेटा। अगर अट्रैक्ट नहीं करेगा तो नेट फोर्स जीरो हो ही नहीं पाएगा। इसका मतलब है ये वाला जो फोर्स है ये एक अट्रैक्टिव फोर्स होना चाहिए। जिस फोर्स को मैं F1 से लिख रहा हूं, ये वाला फोर्स कैसा होना चाहिए, अट्रैक्टिव। और अट्रैक्टिव फोर्स होने के लिए इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि Q की पोलैरिटी नेगेटिव है। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया, एक चीज हमें पता चल गई है, ये अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो जो F1 वाला फोर्स है उसकी वैल्यू लिख लेते हैं भाई, K स्मॉल q कैपिटल Q, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो है भाई a/√2 का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आ जाती है, √2 ऊपर चला जाएगा तो बनेगा भाई 2kq स्मॉल q अपॉन a स्क्वायर। ले तो भाई बहुत बढ़िया चीज है जो हमने लिख दी है भाई, बढ़िया बात है। एक चीज तो बेटे भूल ही गए हैं, एक बार जरा ये चीज हमने चलो सही लिख दी, पर बेटा ये वाला जो माइनस क्यू है ना ये भी तो इसको रिपेल कर रहा है, इसको भी तो लिखना है। ये वाला जो माइनस क्यू इसको रिपेल कर रहा है, मान लेते हैं F2 फोर्स से रिपेल कर रहा है। कौन सा बेटा, ये वाला माइनस क्यू इस माइनस क्यू को, उस वैल्यू को भी तो लिखते हैं। F2 जो है वो वाला फोर्स K Q Q और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो बेटा डायगोनल के इक्वल है, जिसकी वैल्यू क्या हो जाती है a√2 का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हो जाती है KQ स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। ऐसे करके इनकी वैल्यू है वो निकल के आ चुकी है, F1 और F2 इन सब की। ठीक है बेटा, चलो भाई बहुत बढ़िया चीज है, ये हमने लिख ली है। इसका मतलब ये है बेटा जितना इस तरफ फोर्स है उतना ही इस तरफ होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके नेट फोर्स जीरो होगा, वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। फोर माइनस क्यू टू बी इन इक्विलिब्रियम, उसके लिए क्या सिचुएशन बनती है, जो √2f है और F2 है, √2f प्लस F2, इन दोनों का जो सम करके बन रहा है वो F1 के ही इक्वल होना चाहिए, विल बी इक्वल टू F1। ले तो बेटा बस √2 और जो F है उसकी वैल्यू थी बेटा ये KQ स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। F2 जो है उसकी वैल्यू है ये KQ स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर इज इक्वल टू F1, और F1 है उसकी वैल्यू है ये 2k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन a स्क्वायर। बेटा k है सब में कॉमन है, एक q कॉमन है सब में, और नीचे a स्क्वायर सब में से कॉमन आउट है। तो ये बन जाता है √2q प्लस 1/2q इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल q। चलो बहुत बढ़िया, स्मॉल q ही तो कैलकुलेट करना है, तो स्मॉल q है उसको कैलकुलेट करने के लिए 2 को लेफ्ट साइड में ले गए, √2 अपॉन 2q प्लस q/4। ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं है, q/4 को कॉमन ले लिया, तो इधर से क्या बचेगा 2√2 प्लस 1 इज इक्वल टू स्मॉल q। बस ये इसका आंसर है भाई, डन हो चुका आंसर बिल्कुल ही, कोई दिक्कत वाली बात है ही ना। ठीक है, कैलकुलेशन बिल्कुल बढ़िया तरीके से करी है, तुम अपने अकॉर्डिंगली इसको समझ लेना। ठीक है, ये वाली जो चीज है ना, इसमें बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 2 से डिवाइड, ताकि 4 कॉमन आ सके, तो ये 2√2 बन गया, ऐसे किया है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से साधारण तरीके से सब कुछ हमने समझ लिया है। चलो तो भाई और क्वेश्चन है वो करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ना वो बेटा मैं एक सिंपल से कंसेप्ट पे बेस्ड बता रहा हूं। एक हमने बोर मॉडल ऑफ एटम पढ़ा होगा,
बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत आइडिया है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर में क्या है बेटा, एक अपने पास में अंदर पे एक न्यूक्लियस है जो कि प्रोटॉन है। हाइड्रोजन एटम का जो न्यूक्लियस है ना वो प्रोटॉन होता है। इस प्रोटॉन के अराउंड में एक इलेक्ट्रॉन है, वो रिवॉल्व कर रहा है आर रेडियस के ऑर्बिट में। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है वो इधर पे रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें हमें कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट टाइम पीरियड ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन मोशन। ये जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, इस इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर मोशन का जो टाइम पीरियड है वो हमें कैलकुलेट करके बताना है। तो इतना सा अपने पास में क्वेश्चन है। भाई फोर्स समझ लिया तो फोर्स के बारे में और भी चीजें आ सकती है। मैकेनिक्स का क्वेश्चन बना दिया है, ऐसा कुछ मुश्किल क्वेश्चन तो है नहीं। ठीक है, तो बेटा जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे प्रोटॉन की तरफ में जो फोर्स लग रहा होगा वो वाला फोर्स कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इस चीज को लिख लेते हैं हियर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टू इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो अपने पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से आ रहा है। चलो भाई, सेंटर की तरफ जो फोर्स है उसको लिख दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वल, बस। टाइम पीरियड निकालना है तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर। सेंट्रीपिटल फोर्स है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, एक चार्ज ई है दूसरा भी ई है, अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा इस चीज का यूज करके ओमेगा स्क्वायर उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब। ओमेगा है उसकी वैल्यू हो जाती है ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब। एंगुलर स्पीड अगर आ गई है तो टाइम पीरियड निकालना आसान है, तो उसको लिखा जा सकता है 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब अपॉन ई स्क्वायर। ये अपने पास में आ जाता है इसका टाइम पीरियड, जो कि हमें निकालना ही था। ठीक है बेटा, अब है इस चैप्टर के क्वेश्चंस है ना, उनको हम थोड़े से हायर लेवल पे, हायर लेवल मतलब कि मैकेनिक्स के लेवल पे लेके जाते हैं। ठीक है, जिससे कि इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो अपने लिए थोड़े बहुत मुश्किल हो सके भाई, क्योंकि अब तक चीजें आसान थी, हमें मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ानी है। तो भाई मुश्किलें अगर हमें थोड़ी सी बढ़ानी है तो अपने पास में दो टाइप से मुश्किलें बढ़ाई जा सकती हैं। एक तो भाई मैं एसएचएम वाले चैप्टर से क्वेश्चन करवाऊं, क्योंकि करवाने तो सारे के सारे हैं। ठीक है, दूसरे हैं अपने पास में ऐसे क्वेश्चन जो कि पेंडुलम पे बेस्ड क्वेश्चन, पेंडुलम पे नहीं क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन है। कुछ फोर्स पे बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ अपने पास में ऑसिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो भाई दोनों टाइप के क्वेश्चन हमें करने पड़ेंगे, करेंगे ही करेंगे। ठीक है, दोनों टाइप के जो क्वेश्चन है उनको करते हैं परफेक्ट तरीके से, सिर तो पैरा तक की में परफेक्ट परफेक्ट। गाना नहीं आता, ये घटिया सा आता है, पर कोई बात नहीं बेटे, कर देते हैं क्वेश्चन शुरू। तो मेरे बेटे करते हैं, चश्मा हटा देता हूं मैं। ठीक है, तो और अपने पास में इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन करते हैं एसएचएम से, वो वाला कंसेप्ट लगा के। ठीक है, टाइम पीरियड और ये सब भी निकाला जाएगा, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है वो भी देख लेंगे, वर्क एनर्जी पावर, खूब चीज घुमा देते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है वो बनाते हैं। देखो बेटा, इक्विलिब्रियम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस का इक्विलिब्रियम, इन पे वेट्स जो क्वेश्चन है वो करने वाले हैं।
ले तो बेटा करते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन है वो। सबसे पहला ऐसे मैं मान के चल रहा हूं इस सिस्टम को, दो है अपने पास में चार्ज, एक है भाई ये चार्ज, एक है ये चार्ज। ओके मेरे बेटे, दोनों चार्ज को ऐसे रखा हुआ है। एक चार्ज है उसकी वैल्यू है प्लस क्यू, एक चार्ज है उसकी वैल्यू है माइनस क्यू। माइनस क्यू पे तो इक्विलिब्रियम में नहीं बनेगा। प्लस क्यू और प्लस क्यू दो चार्ज हैं, इन दोनों चार्ज के मिड में, बिल्कुल मिडो मिड, इधर से भी डी सेपरेशन पे, इधर से भी डी सेपरेशन पे एक स्मॉल चार्ज रखा है प्लस क्यू। ठीक है, ये वाली एक्सिस है, ये भाई एक्स एक्सिस है, इससे ऊपर की तरफ वाली एक्सिस है वो है भाई वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अपने पास में दो एक्सिस गिवन है। तो अपने पास में अगर मैं स्मॉल क्यू की बात करूं, ये स्मॉल क्यू इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, सीधा सा बता देगा, कोई भी बच्चा बता देगा कि इस पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है, और अगर नेट फोर्स 0 है इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो यहां पे क्या है बेटा, हियर प्लस क्यू इज इन इक्विलिब्रियम। प्लस क्यू है, इस पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो अपने पास में बेटा 0 है, क्योंकि जितना ये वाला इसको रिपेल करेगा उतना ही ये रिपेल करेगा, क्योंकि बिल्कुल मिड में रखा है, तो ये एक इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है। अब बेटा इक्विलिब्रियम के बाद में अगला जो सवाल आता है वो अपने पास में क्या है, तो इक्विलिब्रियम के बाद में जो अगला सवाल है अपने पास में वो है बेटा ये कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो अब इस चीज का जवाब मुझे चाहिए तुमसे, तुम इस चीज को क्या सोच रहे हो, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में मान के चल रहे हो या अनस्टेबल में मान के? ठीक है, स्टेबल अनस्टेबल की डेफिनेशन भी नहीं याद है जिनको, तो उनको स्टेबल अनस्टेबल की डेफिनेशन बता देता हूं कि अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं, ठीक है, तो एक्चुअल पोजीशन पे अगर वापिस आ जाए तो भाई स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, अगर उसको डिस्प्लेस करने पे दूर ही भाग के चला जाए तो वो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इस तरीके से इक्विलिब्रियम का हमें पता चलेगा। तो अब ये स्टेबल में है कि अनस्टेबल में है, ये चीज देखने की बात है बेटा। देखो, तो इस चीज का आंसर है मैं बता देता हूं बेटा, दो सिनेरियो बनेंगे अलोंग वाई एक्सिस, बता देता हूं पहले। वाई एक्सिस के अलोंग में अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूं, इस प्लस क्यू को मैंने वाई एक्सिस में थोड़ा सा डिस्प्लेस किया ऊपर की तरफ में, उस केस में क्या हुआ भाई, ये वाला प्लस क्यू और ये वाले प्लस क्यू ने इस वाले प्लस क्यू को रिपेल करना स्टार्ट कर दिया, ये इधर चला जाएगा, इसके रिपल्सन की वजह से ये इधर चला जाएगा। ठीक है, दोनों का रिजल्टेंट मिलेगा तो इधर चला जाएगा। तो वाई की तरफ डिस्प्लेस किया तो नेट फोर्स ऐसा लगा कि दूर ही चला जाए, और अगर बेटा दूर ही चला जाए वापिस ही ना आए, इसका मतलब कैसा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अलोंग वाई एक्सिस द इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज इज अनस्टेबल। वाई एक्सिस के अलोंग में जो इक्विलिब्रियम है वो एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो बेटा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है तो बहुत बढ़िया बात है, ओसिलेट नहीं करेगा। इक्विलिब्रियम के बारे में एक चीज हमें पता चल गई। बी, अगर मैं बात करूं अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में ये इक्विलिब्रियम है, ये कैसा इक्विलिब्रियम है बेटा? एक्स एक्सिस में इक्विलिब्रियम देखो क्या है, एक्स एक्सिस में मैंने अगर इसको इतना सा डिस्प्लेस किया इस तरफ में, तो क्या है कि इस प्लस क्यू के ज्यादा पास में आ गया तो ये इसको ज्यादा रिपेल करेगा, इससे दूर आ गया तो ये इसको कम रिपेल करेगा, तो नेट फोर्स लेफ्ट में बन जाएगा। राइट में डिस्प्लेस किया, नेट फोर्स लेफ्ट में आ गया, तो कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो भाई स्टेबल इक्विलिब्रियम में सब कुछ समझना होता है। अलोंग एक्स एक्सिस द इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज इज स्टेबल। एक्स एक्सिस में जो चार्ज का इक्विलिब्रियम है मेरे बच्चे, वो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और स्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूं तो पार्टिकल एसएचएम करना स्टार्ट कर देता है।
और अगर भाई एसएसएम स्टार्ट कर दिया तो उस एसएसएम का टाइम पीरियड भी होता है कुछ, वो ही चीज हम निकालने वाले हैं। ठीक है, चार्ज है, उसका एक्स एक्सिस के अलोंग में जो इक्विलिब्रियम है वो है स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है भाई, ठीक है। तो इफ वी डिस्प्लेस it by a slight, then it must oscillate। ठीक है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट टाइम पीरियड ऑफ दैट ऑसिलेशन। और वो जो ऑसिलेशन हो रहे हैं उनका टाइम पीरियड हमें कैलकुलेट करना है, ये अपने लिए सवाल है। ले तो मेरे बच्चे, मेरे शेर, मेरे टाइगर, इन्हीं सवालों को ही करने के लिए तो हम बैठे हैं इधर। ठीक है, क्वेश्चन भाई थोड़े से खतरनाक हैं, जिन बच्चों का दिल कमजोर है बिल्कुल ही मत करना, कोई दिक्कत वाली बात ना है। ठीक है, ले तो मेरे बेटे इधर रखा है प्लस क्यू, इधर रखा है प्लस क्यू, बीचों बीच में रखा हुआ था, क्या रखा हुआ था, स्मॉल क्यू, स्मॉल प्लस क्यू। इस वाले प्लस क्यू को मैंने बीचों बीच से डिस्प्लेस करके राइट साइड में ले गया हूं। कितना सा डिस्प्लेस किया है, थोड़ा सा, लिटिल बिट सा डिस्प्लेस किया है, और वो वाला जो डिस्प्लेस करके यहां पे ये पहुंच गया है। ठीक है, अब इस पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो हम निकालने वाले। ये वाला जो प्लस क्यू है, ये वाला इसको रिपेल कर रहा होगा बेटा इस तरफ F1 से, ये वाला प्लस क्यू इसको रिपेल कर रहा होगा बेटा इस तरफ F2 से। ये क्योंकि ज्यादा पास में है, डिस्टेंस कम है, तो इसका रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है। ठीक है, तो बेटा जो नेट फोर्स है वो अपने पास में इस डायरेक्शन में ही बन जाएगा। चलो मेरे बच्चे, बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात है। ये वाला डिस्टेंस है भाई डी, आगे ये डिस्प्लेसमेंट था एक्स। ठीक है भाई, नेट फोर्स है वो लिखता हूं बेटा मैं। नेट फोर्स है उसकी वैल्यू जैसे कि बता दी है, F2 माइनस F1 आएगी। चलो भाई, F2 है जो फोर्स, ये लिखते हैं इस क्यू पे, इसकी वजह से फोर्स, तो K कैपिटल Q स्मॉल q, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो, तो यहां से लेकर यहां तक, पहली वाली पोजीशन से ये वाला गैप क्या था D, अब D में से x खत्म हो गया तो कितना सा गैप बचा है, D माइनस एक्स। लो तो भाई इसका जो फोर्स है वो लिख दिया के क्यू क्यू अपॉन डी माइनस एक्स का स्क्वायर, माइनस F1 वाला फोर्स लिखता हूं, F1 तक का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, यहां तक का Q और Q के बीच में D प्लस एक्स, तो K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन D प्लस एक्स का है जो स्क्वायर। ये बन चुका है मेरे बच्चे नेट फोर्स। इसी नेट फोर्स को ही हमें लिखना है। इसमें से मैंने K कैपिटल Q स्मॉल q को कर लिया कॉमन, 1 अपॉन डी माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन डी प्लस एक्स का स्क्वायर। ये बन जाएगा इस पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो। K कैपिटल Q स्मॉल q, डी माइनस एक्स का स्क्वायर डी प्लस एक्स का स्क्वायर, इसका जो एलसीएम ले लेंगे क्या हो जाएगा, डी माइनस एक्स इंटू डी प्लस एक्स। इधर बन जाता है डी प्लस एक्स का स्क्वायर, इधर बन जाता है डी माइनस एक्स का स्क्वायर। K कैपिटल Q स्मॉल q, a माइनस बी का स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर, तो इसका आंसर आ जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साथ साथ में पहले से भी स्क्वायर था तो उसका होल स्क्वायर, डी प्लस एक्स का स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2dx माइनस डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर लिख रहे हैं, माइनस
2dx। ले तो मेरे बट्टे कर रहे हैं चकाचक चीजें सोल्व। के कैपिटल क्यू क्यूब, ये बन जाएगा डी स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 2dx। इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो माइनस डी स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2dx। नीचे बन गया है डी स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। तो बेटा डी स्क्वेयर से डी स्क्वेयर कैंसिल आउट, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल आउट, 2dx प्लस 2dx बन जाएगा 4dx। ए कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इंटू 4dx अपॉन डी स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। ये बन चुका है मेरे बच्चे। ये जो dx है ना, डिफरेंशिएशन वाला x नहीं है, d अलग है भाई, x अलग है, कंफ्यूजन में मत रहना। स्मॉल d है वो अलग है, x है वो अलग है। हाँ ठीक है। अब बेटा जैसे कि हमने जो फोर्स है वो लिख लिया है, चलो भाई फोर्स लिखने में कोई दिक्कत नहीं हुई है। पर बेटा हमने स्टार्टिंग में लिखा था स्मॉल ऑसिलेशन के लिए, बट फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, वो पार्टिकल है थोड़े ऑसिलेशन करेगा, छोटे छोटे ऑसिलेशन करेगा लिटिल बिट से। इसका मतलब है जो डिस्प्लेसमेंट किया था जो x वो बहुत कम है एज कंपेयर टू उन दोनों के बीच का सेपरेशन। d के कंपैरिजन में x की वैल्यू बहुत कम है, तो d स्क्वायर में से x स्क्वायर घटा रहे हैं तो d स्क्वायर के बराबर सा ही आ जाएगा। तो फोर्स है उसकी वैल्यू हो जाती है k कैपिटल Q स्मॉल q 4dx अपॉन डी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, मतलब d की पावर 4। तो k q q एक d से d कैंसिल आउट, 4x बाई डी क्यूब। ये अपने पास में जो फोर्स है उसकी वैल्यू बन गई है। चलो भाई बहुत बढ़िया बात है, फोर्स की वैल्यू ऐसी बन गई है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ऑसिलेशन की इक्वेशन बन जाएगी, बस डायरेक्शन ही तो अपोजिट करनी है। इन वेक्टर फॉर्म, नेट फोर्स ही लिखते हुए आने बेटा स्टार्टिंग से लास्ट तक, ऐसा मत समझना एफ कैसे बन गया, नेट फोर्स ही है। वेक्टर फॉर्म में देखो बेटा नेट फोर्स है वो लेफ्ट में है, डिस्प्लेसमेंट किया था वो राइट में था, दोनों अपोजिट में है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स का जो वेक्टर है इज इक्वल टू -4 ए क्यू क्यू अपॉन डी क्यूब एक्स वेक्टर। एक्स वेक्टर है उसके साथ माइनस लगा दिया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ऐसे करके हमने वेक्टर फॉर्म में जो आंसर है वो लिख दिया है। तो इसका मतलब है F इज इक्वल टू -kx। इस फॉर्म में अगर फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है मतलब वो ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज इक्वेशन ऑफ SHM। F इज इक्वल टू -kx की टर्म में एग्जिस्ट करेगा तो वो SHM की इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अगर SHM की इक्वेशन है फिर तो टाइम पीरियड निकालना आसान है। फोर्स को क्या लिख देंगे बेटा, मास इंटू एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू -4q अपॉन डी क्यूब। एक्सेलेरेशन है उसकी वैल्यू हो जाएगी -4kq अपॉन डी क्यूब इंटू एक्स। ठीक है, इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू -ω²x। एक्सेलेरेशन माइनस एक्स, बची हुई जो टर्म है वो क्या बन गई है, ω²। इसका मतलब है ω² है वो बन जाता है 4kq अपॉन डी क्यूब। यहां से जो ओमेगा है वो बन जाता है √4kq अपॉन डी क्यूब। और बेटा टाइम पीरियड है वो हो जाता है 2π/ω, मतलब कि 2π√d³ अपॉन 4k³। ऐसे करके टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकाला जा सकता है इस केस में। इतना बढ़िया क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था बेटा। ठीक है, समझदारों वाला क्वेश्चन था। ठीक है, जेईई मेंस के लेवल का तो क्वेश्चन था। ठीक है, नीट के लिए बेटा सिर्फ इतने तक का पता होना चाहिए। देखो इतना सा है, स्टेबल है या अनस्टेबल है। स्टेबल है तो ऑसिलेट करेगा वो पता ही है,
टाइम पीरियड ना भी निकालोगे तो भी चल जाएगा, बट अगर निकालना आ सकता है, निकाल सकते हो, तो भी निकालना चाहिए, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपको करने ही चाहिए। इसके ही सिमिलर एक और क्वेश्चन है, वो करते हैं। ठीक है, सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन था भाई 1 करके लिखा था, तो दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम पे ही बेस्ड, वो क्वेश्चन कर देते हैं। एक चार्ज है बेटा -q, ठीक है, इसके ही दूसरा चार्ज लिखा है -q, और इनके बिल्कुल बीचों बीच, इधर से भी डी डिस्टेंस पे, इधर से भी डी डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा है जो कि है +q, प्लस स्मॉल q। इस चार्ज पार्टिकल का भाई मास है वो m, पहले वाले पे मास लिखना भूल गए थे, बट मास ऑब्वियस सी बात है। तो बेटा जो +q है वो इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि इधर से इतना फोर्स लग रहा है उतना ही इधर से फोर्स लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हियर दिस +q इज इन इक्विलिब्रियम। जो +q है बेटा ये अपने पास में इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, अब ये बताना है ये इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है कि अनस्टेबल है, ये देखना पड़ेगा भाई। इन x डायरेक्शन, x डायरेक्शन में ये इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? देखो बेटा बता देता हूं, इस +q को अगर मैं थोड़ा सा x में ले गया, ठीक है, तो क्या है कि ये वाला इसको ज्यादा अट्रैक्ट करने लग जाएगा, ये इसको कम अट्रैक्ट करेगा। ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो अपनी तरफ खींच लेगा और ये इसके साथ ही चिपक जाएगा, खत्म बात। तो x डायरेक्शन में जो इक्विलिब्रियम है वो अनस्टेबल है। देखो कैसे है, जैसे ही ये +q थोड़ा सा x की तरफ गया, इस -q ने ज्यादा सा अट्रैक्शन फील किया और अपनी तरफ खींच लेगा और दोनों एक साथ चिपक जाएंगे। बढ़िया बात है। तो जो x डायरेक्शन है उसके अंदर में कैसा इक्विलिब्रियम होगा? x डायरेक्शन के अंदर में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। इन x डायरेक्शन द इक्विलिब्रियम मस्ट बी अनस्टेबल। x डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है वो अनस्टेबल होगा। अब दूसरी बात करूं अगर मैं y डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में क्या होगा? तो इन y डायरेक्शन, y डायरेक्शन में बेटे समझाता हूं, देखो इसको सिर्फ समझना है, y लिखेंगे इसको प्रॉपर तरीके से। ये है -q बेटा, ये है -q, y डायरेक्शन में मैंने इसको मूव करवाया, यहां पे पहुंच गए, ठीक है। प्लस चार्ज था, इसने इसको खींचा, इसने भी इसको खींचा, दोनों का रिजल्टेंट निकाला तो नीचे की तरफ आया, तो ऊपर की तरफ डिस्प्लेस किया था, नीचे की तरफ नेट फोर्स आ रहा है। इसका मतलब कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो बेटा y डायरेक्शन में जो इसका इक्विलिब्रियम है वो कैसा इक्विलिब्रियम माना जा रहा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। इन y डायरेक्शन द इक्विलिब्रियम मस्ट बी स्टेबल। y डायरेक्शन में इस पार्टिकल का इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा। तो अगर भाई y में स्टेबल है तो थोड़ा सा डिस्प्लेस करते ही ओसिलेशन करना चाहिए। इफ वी डिस्प्लेस it by light, it must oscillate along y axis। ओसिलेट तो करेगा ही करेगा वैसे भी, ठीक है, बट अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो वो एसएचएम रहेगा। अगर लार्ज डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो अपने पास में सिर्फ ऑसिलेशन रहेगा, ऐसे ऐसे तो करेगा, पीरियोडिक मोशन तो रहेगा ही रहेगा दोनों केस में, कोई दिक्कत वाली बात सी ना है, ठीक है। मस्ट है भाई, मस्ट को मैं उठा के इधर रख देता हूँ, ताकि कोई कमी ना रह जाए इसके फ्रेम में। करते हैं बेटा y डायरेक्शन में इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके उसका जो टाइम पीरियड है वो निकाल लेता हूं। ले तो भाई उस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है अगर आ जाए तो ही करना है, अदरवाइज तो ऐसा कई चीजें सीखेंगे।
तो बेटा ये है माइनस क्यू, ये है मेरे बच्चे माइनस क्यू। वाई डायरेक्शन में मान लेते हैं हमने इसको इतना सा डिस्प्लेस कर दिया है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वाई के ही इक्वल है। जो प्लस क्यू था उसको इतना सा हमने डिस्प्लेस कर दिया। इधर वाला माइनस क्यू है, वो इसको अपनी तरफ में फोर्स लगाएगा बेटा, अपनी तरफ फोर्स लगाएगा तो उसका फोर्स इस तरफ रहेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ये वाला जो माइनस क्यू है ये इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा इसकी डायरेक्शन में। इस फोर्स की वैल्यू होगी भाई एफ, इस फोर्स की वैल्यू भी होगी एफ। ये जो एफ वाला फोर्स है इसको लिख देता हूं पहले तो मैं, ये वैल्यू थी भाई डी, के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन इन दोनों के बीच का सेपरेशन। इन दोनों के बीच का सेपरेशन हो जाता है इस अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। ये बन जाता है के क्यू क्यू अपॉन डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बन जाता है फोर्स एफ, ये वाला जो फोर्स है। इस एंगल को बेटा मैं मान लेता हूं ये एंगल है थीटा, ये वाला एंगल है ये भी क्या बन जाएगा थीटा। तो एफ का जो इस तरफ वाला कंपोनेंट है वो बनेगा भाई एफ साइन थीटा, नीचे की तरफ जो एफ का कंपोनेंट है वो क्या बन जाएगा एफ कोस थीटा। राइट वाले एफ का इधर वाला कंपोनेंट एफ साइन थीटा, इसका नीचे वाला कंपोनेंट एफ कोस थीटा। नीचे की तरफ का जो नेट फोर्स है वो बन चुका है 2f कोस थीटा, और इधर पे जो नेट फोर्स है इस पे लगने वाला इस चार्ज पे वो क्या बन चुका है, क्योंकि साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, रिजल्टेंट 0 बनना है। नीचे की तरफ जो रिजल्टेंट बनेगा वो क्या बन जाएगा 2f कोस थीटा। ये बन जाता है बेटा इस केस में नेट फोर्स। बढ़िया बात, सिंपल बात, नो बकवास। नेट फोर्स है उसी को ही हम निकालने वाले हैं, नेट फोर्स है उसको भी बढ़िया सी जगह पे लिख लेते हैं यहाँ पे। 2f की वैल्यू है के क्यू क्यू अपॉन डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोस थीटा, इस राइट एंगल ट्राइंगल से कोस थीटा निकालते हैं। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, इधर वाला बेस और इधर वाला हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो y अपॉन अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है इसमें क्या है बेटा अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज है ना वो इतना सा बन जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे, लिख दिया, इस वैल्यू को लिख देता हूं मैं 2k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू वाई अपॉन डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। ये अपने पास में जो फोर्स है वो बन चुका है भाई। ठीक है, नाउ फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हमने इसको डिस्प्लेसमेंट दिया वो स्मॉल है, तो इसका मतलब है कि d की वैल्यू बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू y, स्मॉल सा डिस्प्लेस किया है। तो बेटा डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसको क्या लिखा जा सकता है सिंपली डी स्क्वायर के इक्वल, बट यहां पे है डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2, ये बन जाएगा डी स्क्वायर की पावर 3/2 जो कि बन जाएगा डी क्यूब। तो जो बेटा नेट फोर्स है वो बन जाता है 2k क्यू क्यू वाई अपॉन डी क्यूब। ठीक है, डिस्प्लेस किया था ऊपर की तरफ में y से, फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ में। बेटा वेक्टर फॉर्म में y और नेट फोर्स इनकी डायरेक्शन अपोजिट आएगी। इन वेक्टर फॉर्म एफ नेट इज इक्वल टू 2k क्यू क्यू अपॉन डी क्यूब इंटू वाई, बेस्ट डायरेक्शन है y की अपोजिट। नेट फोर्स है जिस तरफ y लग रहा है उससे अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है।
बड़ी ऐसी चीज है, इजीली हमने इसको लिख दिया है भाई वेक्टर फॉर्म में जो नेट फोर्स है उसको। तो बेटा देखो नेट फोर्स क्या बन चुका है, माइनस कुछ कांस्टेंट इंटू वाई, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मतलब वाई डायरेक्शन में एसएचएम कर रहा है, माइनस के एक्स होता तो एक्स के अलोंग एसएचएम होता, तो दिस इज एसएचएम अलोंग वाई डायरेक्शन, ये अपने पास में वाई डायरेक्शन में एसएचएम है। बस नेट फोर्स है उसको लिखा जा सकता है मास इंटू एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू माइनस के क्यू क्यूब अपॉन डी क्यूब इंटू वाई। एक्सेलेरेशन है उसको लिखा जा सकता है माइनस 2k क्यूब अपॉन एम डी क्यूब इंटू वाई। इसको बेटा कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर विद एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। इधर से जो ओमेगा स्क्वायर है उसकी वैल्यू बन गई है 2k अपॉन एम डी क्यूब, ओमेगा है उसकी वैल्यू बन गई है अंडर रूट ऑफ 2k अपॉन एम डी क्यूब, ये बन चुका है ओमेगा। और यहां से बेटे जो टाइम पीरियड है वो आ जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई ओमेगा है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा एम डी क्यूब अपॉन 2k क्यूब, ये बन जाता है इस केस में टाइम पीरियड। अगर हमने उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो ऑसिलेशन करेगा उसका टाइम पीरियड। ठीक है, तो ऐसे करके जो टाइम पीरियड है वो निकाला जा सकता है। वाई एक्सिस में जो ऑसिलेशन है वो सब भी पढ़े जा सकते हैं। तो 2 पॉइंट चार्ज हैं उनका इक्विलिब्रियम है एक्स और वाई डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में हमने देख लिया है। बढ़िया तरीके से इसको हम समझते हुए जा रहे हैं भाई। ठीक है मेरे बेटे, यहां तक में कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो अच्छी अच्छी जो जो चीजें थी हमने वो दोनों की दोनों चीजें हैं सीख ली हैं भाई। ठीक है बेटा, अब इस पे बेस्ट जो एक आधा क्वेश्चन है अपने पास में, ठीक है, वो वाले क्वेश्चन एक बार आपसे पूछ के देख लेता हूं कि भाई कितना सा कर पाते हो। अगला जो क्वेश्चन है वो है मेरे शेर ये, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 2 इक्वल नेगेटिव चार्जेस माइनस क्यू आर फिक्स्ड एट पॉइंट 0, माइनस ए एंड 0, ए ऑन वाई एक्सिस। 2 इक्वल नेगेटिव चार्ज हैं भाई, 2 इक्वल नेगेटिव चार्ज हैं, ये अपने पास में है भाई एक्स एक्सिस, ठीक है, और ऊपर वाली है वाई एक्सिस। ठीक है, एक तो है भाई 0, माइनस ए पे, एक है 0, ए पे। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, एक पॉजिटिव पार्टिकल है जिसको हमने रिलीज किया है एक्स एक्सिस में 2a, 0 से ओरिजिन पे, ठीक है, ऑन एक्स एक्सिस, रेस्ट से रिलीज किया गया है। ठीक है, तो बेटा ये देखो इधर पे अपने पास में कैसा चार्ज है माइनस क्यू, इधर पे है माइनस क्यू, और ये जो चार्ज है ये अपने पास में है पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू। ठीक है, ये जो माइनस क्यू है और माइनस क्यू है प्लस क्यू अगर यहाँ पे आएगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा और इस एक्सिस के अलोंग में इसका स्टेबल इक्विलिब्रियम बना ही रहेगा। तो अब जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल है यहाँ से रिलीज होगा तो ये दोनों इसको अट्रैक्ट करेंगे, तो ऐसे अट्रैक्ट करते हुए ऐसे जाएगा पहले तो, ठीक है, फिर ऐसे करके फिर वापस जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ऐसे हमेशा के लिए ऑसिलेट करता रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि बेटा इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो स्मॉल नहीं है इसके कंपैरिजन में, तो एसएचएम तो नहीं करेगा बट ऑसिलेटरी मोशन करेगा, इक्विलिब्रियम में भी नहीं रहेगा। एक मोमेंट पे इक्विलिब्रियम में है बट अब इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, मतलब डिस्टर्ब हो चुका है, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 4 बन जाएगा, ऐसा है इसका आंसर। ठीक है, चलो तो भाई बढ़िया सा कंसेप्ट था, इस कंसेप्ट को हमने सीख लिया है। इससे अगला एक कंसेप्ट है उसको भी सीखते हैं। अगला बेटा कंसेप्ट करने वाले हैं, अगर कोई दो पेंडुलम अटैच है किसी एक स्ट्रिंग से, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन से उनको कैसे सोल्व किया जाएगा। सोल्व करने का तरीका बता रहा हूं, पेपर आ गया ना 2025 के जैसा, खेल जाओगे। ठीक है, तो बेटा सोल्व करने का तरीका ही पढ़ाया जाता है यहाँ पे सिखाया जाता है हर चीज को। तो इस तरीके, इसलिए इस चीज को ध्यान रखना
ऐसे टाइम पास करने के लिए नहीं है यहाँ पे। चलो तो बेटे अपने पास में कर लेते हैं कि दो चार्जेस टू चार्जेस अटैच्ड बाय ए थ्रेड एट सेम पॉइंट। दो चार्ज हैं जिनको थ्रेड से अटैच कर दिया है सेम पॉइंट पे। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो उनमें कौन सा कंसेप्ट यूज करना है, वो है अपने पास में क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन समझ में आ गया? बहुत बढ़िया बात है, कर लेते हैं अभी इस क्वेश्चन को आंसर कर लेते हैं। मतलब क्वेश्चन नहीं है, कंसेप्ट है, कंसेप्ट को समझ लेते हैं। देखो बेटा, एक अपने पास में कॉमन पॉइंट है जहां से हमने एक रस्सी बांध के दो चार्ज लगा दिए हैं। तो देखो जब हमने बांधा था ना तो फिर तो ऐसे ही था, बट चार्जेस ने रिपल्सन स्टार्ट कर दिया, उस वजह से ऐसी हो गई। पहले जो रस्सी बांधी हुई थी तो वह ऐसी रस्सी थी, पर रिपल्सन की वजह से ऐसी हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे है, इनकी शेप है वो इस तरीके से हो गई है। एल लेंथ की बेटा स्ट्रिंग है, एम है यहाँ पे इनका मास। ठीक है, तो बेटा मास का जो है वो लग रहा होगा वेट, जो कि इसको नीचे की डायरेक्शन में खींचेगा, mg। ठीक है, दोनों जो चार्ज हैं, दोनों पे चार्ज मान लेते हैं भाई Q1 Q2 या सेम QQ मान लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच से चार्जेस की वजह से क्या लग रहा होगा दोनों पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा, तो रिपल्सन की वजह से इनकी शेप है वो ऐसी सी हो गई। ठीक है, वर्टिकल से मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाला, तो इस एंगल को बोल देंगे थीटा, ये एंगल भी बन जाएगा थीटा। ठीक है, इन दोनों के बीच में मान लेते हैं सेपरेशन जो है वो अपने पास में हो चुका है r, तो इतना सा रहेगा वो r/2 रहेगा बेटा, इतना सा रहेगा वो r/2 रहेगा। तो इस तरीके से अपना सिनेरियो है वो बना करेगा ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी रहेंगे तो इस डायरेक्शन में इस रस्सी में टेंशन लिख देना। टेंशन के कंपोनेंट ऐसे करे जाएंगे बेटा, ये लाइन है और ये लाइन दोनों पैरेलल है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या बन जाएगा, थीटा। टी का इधर कंपोनेंट बनेगा टी कोस थीटा, टी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट बनेगा वो होगा टी साइन थीटा। ठीक है, अभी इसका बैलेंसिंग करें तो टी साइन थीटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल रहेगा, टी साइन थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जो टी कोस थीटा है वो अपने पास में किसके इक्वल रहेगा, mg के इक्वल। जितना ऊपर है उतना ही नीचे, जितना लेफ्ट में है उतना ही राइट में। बड़ी ऐसी चीज है जो हमने यहाँ पे बेटे सीख ली है। ओके मेरे बच्चे, ठीक है बेटा, ऐसे करके जो फोर्स है वो बन रहे होंगे। फोटो को हटा देता हूं ताकि लिखने के लिए आसान हो सके। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए तो इस तरीके से लिखना सबसे पहले, मतलब जर्नल जो मेथड है वो बता रहा हूं। साइन जो अपने पास में टी साइन थीटा से टी कोस थीटा उसको डिवाइड कर देंगे, तो टी साइन थीटा अपॉन टी कोस थीटा, तो टी से टी कैंसिल आउट, टेन थीटा इसकी वैल्यू हो जाती है एफ ई अपॉन एम जी। इसकी जो वैल्यू क्या बन जाती है, एफ ई अपॉन एम जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखना हो तो उसकी वैल्यू आ जाती है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ऐसे करके फोर्स लिखा जा सकता है, ऐसे करके टेन थीटा है वो निकाला जा सकता है। इससे आगे की सिनेरियो जो भी कुछ गिवन होगा तो उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन है उसको सोल्व किया करेंगे। अगर बेटा अपने पास में थीटा है वो स्मॉल हुआ तो जो टेन थीटा है उसको किसके इक्वल लिख देंगे, साइन थीटा या थीटा के इक्वल। ये कंसेप्ट भी यूज किया जा सकता है। तो ऐसे कुछ कोई भी क्वेश्चन आए तो उनको इसी कंसेप्ट से या इसी पैटर्न से ही हमें सोल्व करना होगा। चलो तो अब इससे बेस्ट कुछ क्वेश्चन हैं उनको कर लेते हैं। ये है बेटा अपने पास में क्वेश्चन, टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर बोथ पॉजिटिव, Q2 इज मोर देन Q1, बोथ आर ऑफ इक्वल मास, दोनों का मास है वो सेम है। Q1 एंड Q2 आर अटैच्ड विद स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ एट ए कॉमन पॉइंट, दोनों को हमने एक स्ट्रिंग से बांध दिया है किसी कॉमन पॉइंट पे। तो देखो ऐसा है अपने पास में सिनेरियो बन जाएगा। ठीक है, Q1 जो है एंगल θ1 बना रहा है और Q2 एंगल बना रहा है θ2 वर्टिकल के साथ में। ठीक है, तो बेटा ये है Q1, ये है Q2, दोनों के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है वो इक्वल और अपोजिट होगा, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन है वो दोनों पे सेम होगा। दोनों का मास सेम है तो दोनों का जो वेट है
वो भी क्या होगा बेटा, सेम होगा। अगर सब कुछ ही सेम है, दोनों फोर्स ही सेम है, तो दोनों का जो एंगल है वो भी सेम होगा। तो क्या आंसर आ जाएगा इस केस में, θ1 इज इक्वल टू θ2। ऐसा कोई सिंपल सा क्वेश्चन आए तो इसी अप्रोच से उसको सोल्व करना है। बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है। समझाने के लिए इस क्वेश्चन को दिया है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ मुश्किल क्वेश्चन हो। अगला जो क्वेश्चन है वो बताता हूं आपको। अगला क्वेश्चन है बेटा ये, अगर अपने पास में दो चार्ज हैं Q1 और Q2, ठीक है, विद सेम मास, दोनों का मास है सेम है और आइडेंटिकल स्ट्रिंग से बांधा हुआ है। टेक द मास ऑफ स्फीयर टू बी m एंड अज्यूम यूजुअल एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है भाई, ठीक है, स्फीयर का मास है वो हमने m ले लिया है एंड 4m, m और 4m इनका मास है और यूजुअल एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, Q2 ज्यादा है। तो इस केस में जो एंगल है उनका क्या रिलेशनशिप रहेगा, कौन सा एंगल है वो ज्यादा रहेगा। ठीक है बेटा, जिसका अपने पास में बेटा मास हैवी है ना, तो उसका वेट है वो ज्यादा, जिसका मास ज्यादा है उसका वेट हैवी होगा, तो 4mg वाला नीचे चला जाएगा और जो mg वाला है वो उससे थोड़ा सा ऊपर रह जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन दोनों में इस तरीके से रहेगा, इस लाइन के अलोंग में, ये इधर एक का इधर। ठीक है, उसका ज्यादा कोई खास रोल नहीं है। अपने पास में सिंपली जो रोल है वो किस चीज का है बेटा, इनके जो मास है उनका, एक का एंगल θ1 है, एक का एंगल θ2 है। तो कौन सा वाला एंगल ज्यादा है भाई, θ1 ज्यादा है θ2 से, बस ऐसे करके ये एंगल है, इनके बारे में देखा जा सकता है। ठीक है, किसी को भी θ1 θ2 लिखा हुआ हो उसके अकॉर्डिंगली हो जाएगा। तो वेट जिसका ज्यादा है वो नीचे रह जाएगा, जिसका कम है वो ऊपर चला जाएगा। ऐसा क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब करने वाले हैं इस पे वेट, जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ना, जो PYQ में आए हुए हैं खतरनाक वाले क्वेश्चन, वो करने वाले हैं। इनको बेटा बहुत ध्यान से समझना जरूरी है। ठीक है, तो बेटा ये क्वेश्चन है नीट का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, और वही बहुत सारे बच्चों को तो इसका पता ही नहीं है कि इसका कैसे आंसर निकलेगा। पढ़ भी लिया है, कंप्लीट चैप्टर भी कर लिया है, उनको भी नहीं पता है। तुम खैर पहली बार पढ़ रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर पहले पढ़ चुके हो फिर भी निकाल रहे हो तो भी बहुत बढ़िया बात है। ठीक है बेटा, तो अब हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय टू मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L। दो आइडेंटिकल स्फीयर हैं, कॉमन स्ट्रिंग से बांधे हुए हैं, मासलेस स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ है L। ठीक है, आर इनिशियली एट ए डिस्टेंस d दैट इज मोर लेंथ एज कंपेयर टू L। दो पार्टिकल है बेटा, कॉमन स्ट्रिंग से बांधा हुआ है, दोनों की स्ट्रिंग है उनकी लेंथ सेम है। ठीक है, इनिशियली इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है ना वो है भाई d। ठीक है, इनकी लेंथ से बहुत ज्यादा है। ठीक है, म्यूचुअल रिपल्सन की वजह से दोनों दूर दूर चले जा चुके हैं। द चार्ज ब्रिंग टू लीक फ्रॉम बोथ ऑफ ए स्फीयर एट कांस्टेंट रेट। दोनों स्फीयर के अंदर से चार्ज कांस्टेंट रेट से कम होता जा रहा है, चार्ज घटता 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 जा रहा है। ठीक है, एज ए रिजल्ट द स्फीयर अप्रोच टू ईच अदर, क्योंकि चार्ज घटेगा तो बेटा रिपल्सिव फोर्स भी घटेगा और ये एक दूसरे के पास पास में आ रहे होंगे। ठीक है, और देन v वेरीज एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर। अब जब इनके बीच में डिस्टेंस x हो चुका है तो वो जो उनके बीच की वेलोसिटी है वो डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड कर रही होगी, ऐसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बढ़िया है बेटा, खतरनाक क्वेश्चन है, और ऐसे अगर टाइम पास करोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल पाओगे। पहले जो इनिशियल सिचुएशन थी वो ऐसी थी, बाद में जब इनका लीक होने लग गया चार्ज तो इसकी सिचुएशन है वो ऐसी बन चुकी है भाई। लो, अब इनकी सिचुएशन है वो ऐसी बन चुकी है, दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो बन चुका है भाई x। दोनों के बीच का सेपरेशन क्या बन चुका है बेटा, x बन चुका है, और ऐसा जो सिनेरियो है वो हो चुका है। ठीक है, परपेंडिकुलर है, ये वाला एंगल मान लेते हैं भाई थीटा, इस एंगल को मान लेते हैं थीटा। नीचे की तरफ क्या लग रहा होता है बेटा, इसका mg, नीचे की तरफ क्या लग रहा होता है, इसका mg। इस डायरेक्शन में दोनों का रिपल्सिव फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स। दोनों के बीच का सेपरेशन x हो चुका है, तो ये x/2, इतना सा डिस्टेंस भी क्या बनेगा मेरे बच्चे, x/2।
तो ऐसा करके हमने इस डिस्टेंस को लिख लिया है। लेंथ है वो अपने पास में इस तरीके से है, ठीक है। पहले जो डिस्टेंस था वो बहुत ज्यादा लार्ज था, ठीक है बेटा। बस इसमें एक गलती है क्वेश्चन में, डी की वैल्यू है बहुत ज्यादा कम है एज कंपेयर टू एल, ये हमने गलत लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन में, एक्चुअल क्वेश्चन में ये था, ठीक है। बाकी सब सही है इसमें, चलो ठीक भाई। तो इसमें जो एक्स है ना, इसकी वैल्यू बहुत कम है एज कंपेयर टू दिस लेंथ, चलो बहुत बढ़िया है, क्योंकि पहले डी ही बहुत कम था। अब अगर मैं इस रस्सी के अंदर में टेंशन लिखना चाहूं, तो इस रस्सी के अंदर में जो टेंशन है वो टी होगी। टी का बेटा जो इधर वाला, जो ये वाला एंगल अगर थीटा है, तो ये एंगल भी क्या बन जाएगा, थीटा। और टी का इधर वाला कंपोनेंट बन जाएगा टी कोस थीटा। टी का इस तरह वाला कंपोनेंट बनेगा टी साइन थीटा। तो भाई जो टी साइन थीटा है इस क्वेश्चन में, उसकी वैल्यू बनेगी एफ ई के इक्वल। टी कोस थीटा है उसकी वैल्यू यहां पे बन जाएगी एम जी के। इक्वेशन नंबर 1 है, ये है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन जाता है टी साइन थीटा अपॉन टी कोस थीटा, जो कि बनेगा बेटा एफ ई अपॉन एम जी, ठीक है भाई। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इसको मैंने लिख दिया है भाई टेन थीटा। टी तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इधर पे बेटा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके बारे में लिखने वाले हैं, इसके बीच में और इसके बीच में। ये क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एम जी। चलो बहुत बढ़िया भाई, कोई दिक्कत वाली बात है ही ना बेटा। अब बेटा अपने को टेन थीटा निकालना है इस राइट एंगल ट्राइंगल में, टेन थीटा। बट अपने पास में क्या है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो क्योंकि एंगल थीटा स्मॉल है, सिंस जैसा कि हमें पता है एक्स की वैल्यू एल से बहुत ज्यादा कम है, तो जो थीटा है वो क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो टेन थीटा है उसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा या टेन थीटा, दोनों सेम ही होंगे। तो टेन थीटा को मैंने लिख दिया है साइन थीटा, के क्यू स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर एम जी। चलो भाई साइन थीटा निकाल लेता हूं इस राइट एंगल ट्राइंगल से, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एक्स बाई टू एल, के क्यू स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर एम जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा एक्स क्यूब एम जी के क्यू स्क्वेयर इंटू 12। चलो बहुत बढ़िया भाई। इधर पे जो चीजें चेंज हो रही हैं उनके बारे में लिखते हैं बेटा। क्यू स्क्वायर है वो चेंज हो रहा है, एक्स क्यूब है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब है एक्स क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर, या ऐसा कह सकते हैं क्यू स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। इसका मतलब है जो क्यू स्क्वायर है वो कुछ कांस्टेंट इंटू एक्स क्यूब लिखा जा सकता है हमें, क्योंकि सिर्फ वेरिएबल चीजें हैं वो रख ली हैं। अब बेटा क्यू जो है वो कांस्टेंट रेट से घट रहा है, तो उसका मतलब है डी क्यू बाई डी टी हमें चाहिए, बट इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर को भी हटा लेता हूं, दोनों तरफ रूट ले लेता हूं। क्यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये कॉन्स्टेंट ही रहेगा, एक्स की पावर 3/2। ये हो चुका है चार्ज और एक्स के बीच में डिपेंडेंसी। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, चार्ज का डिफरेंशिएशन करेंगे डी क्यू बाई डी टी। कॉन्स्टेंट तो ऐसे ही है, एक्स की पावर 3/2 का करेंगे तो 3/2, एक्स की पावर में से एक घट जाएगा, 3/2 में से एक घटा तो 1/2, और अब करेंगे dx बाई डी टी, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो वही अपने पास में चेन रूल है वो लगाया है, और ऐसा आंसर बन गया। अब बेटा जो डी क्यू बाई डी टी वो कॉन्स्टेंट है, c कॉन्स्टेंट है, 3/2 कॉन्स्टेंट है, ये सब कॉन्स्टेंट है, वेरिएबल सिर्फ ये है, तो सब कुछ कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का नाम बदल के k लिख दिया है, x की पावर 1/2, और dx बाई डी टी ही वेलोसिटी होता है। तो इसका मतलब है जो वेलोसिटी है x की पावर 1/2 इधर चला जाएगा, तो k1 अपॉन x की पावर 1/2। तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर -1/2। तो ऐसे करके वेलोसिटी है वो पोजीशन पे डिपेंड कर रही है, या x पे डिपेंड कर रही है। ऐसा करके इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ये है इसका तरीका, ठीक है। बट यही तरीका लगाना है एग्जाम में, यही चीजें होनी चाहिए, क्योंकि बेटा ऐसे शॉर्टकट लगाओगे ना
पेपर में शॉर्टकट नहीं लग पाएंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर दिया तो। ठीक है, ऐसे शॉर्टकट बहुत सारे सीखे थे लास्ट ईयर भी बच्चों ने, उस काम में नहीं आए। अब करते हैं इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन आया था, वो वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मेरे बेटे ये क्वेश्चन, टू पिच बॉल कैरिंग इक्वल चार्जेस आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय ए स्ट्रिंग इक्वल टू लेंथ। ऐसे इनको कनेक्ट किया गया पहले केस में। ठीक है, नीट का ही PYQ है बेटा ये। ठीक है, ऐसे करके इन दोनों स्ट्रिंग है उनको कनेक्ट किया गया है। लो भाई, दो चार्ज हैं, LL लेंथ है, इसको Y बोला गया है, इनके बीच का सेपरेशन है R। ठीक है, इनके बीच का सेपरेशन जो बन चुका है वो R बन चुका है। ठीक है, नाउ द स्ट्रिंग आर रिजिडली क्लैंप एट हाफ ऑफ हाइट। अब दो स्ट्रिंग्स है उनको रिजिडली क्लैंप कर दिया है। क्लैंप मतलब कि बेटा देखो चुटकी से पकड़ लिया है। ऐसे मैं एक दिखाता हूं, जैसे ये अपने पास में केबल है। ठीक है, इस केबल इतने यहां से इसको अटैच किया हुआ था, देखो यहां से। ठीक है, मैं इसको देखो यहां से अगर मैं इसको क्लैंप कर लूं, यहां से, इसको बोलते हैं क्लैंप। ठीक है, यहां से इसको क्लैंप कर लिया है, तो इससे ऊपर का नहीं हिलेगा, बस इतना सा ही अपने पास में रहेगा। इस चीज को बोला जा रहा है क्लैंप। उसको अपने पास में रिजिडली क्लैंप कर दिया है हाफ ऑफ हाइट पे। ठीक है, पहले उसकी जो हाइट y थी उसको y/2 वाली हाइट पे क्लैंप कर दिया है, ये देखो y/2 पे। तो इस केस में जो डिस्टेंस है r डैश, उसकी वैल्यू बतानी है इस r की टर्म्स में कितनी होगी। समझ में आ गया? दोनों पे यहाँ पे जो चार्ज है वो लगा हुआ है। चलो तो बेटा सिंपल सा ही क्वेश्चन है, क्योंकि अब इनके सारे कंसेप्ट हम सीख चुके हैं। मतलब हमें क्वेश्चन में करना क्या है, ये y और इस r के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, बस इतना सा अपना काम है। चल तो बच्चे मेरे शेर, ऐसे बांधी हुई है रिपल्सिव फोर्स mg mg, ये एंगल थीटा, ये है अपने पास में y, इधर से है अपने पास में r/2, टोटल था r। ये चीज है चुटकियों में लिख दिया है, एक देर भी ना करिए हमने। इस y और r के बीच में ही रिलेशन निकालना है। बेटा इस तरफ जो टेंशन लग रही होगी उसको क्या लिखते हैं, t। ये एंगल थीटा बनता है, तो इधर है t cos थीटा, इधर वाला क्या बनता है, t sin थीटा। जो t sin थीटा है वो अपने पास में किसके इक्वल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल। t cos थीटा जो है वो अपने पास में किसके इक्वल है बेटा, mg के इक्वल। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद में अपना काम क्या होता है, एक इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करना। लेफ्ट साइड में बचेगा tan थीटा, राइट साइड में बचता है Fe/mg। 3-4 क्वेश्चंस में ये चीज कर चुके हैं, तो अब ऐसे मत बोलना ये समझ नहीं आ रही। इस राइट एंगल ट्राइंगल में tan थीटा निकालते हैं। थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस y/r/2। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स kq² अपॉन r²। ठीक बात है भाई, उल्टा लिख दिया लेफ्ट साइड में भाई, r/2y। हाँ, राइट साइड में ये बच गया mg। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, r³ mg इज इक्वल टू kq² इंटू 2y। r³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। तो इसको लिख दिया मैंने r1 अपॉन r2 का क्यूब इज इक्वल टू y1 अपॉन y2। पहली सिचुएशन में r था और ये था y। पहली सिचुएशन में था भाई r और ये था भाई y। दूसरी सिचुएशन में ये बन चुका है r डैश और ये हो चुका है y/2, y/2 और r डैश। तो y से y कैंसिल आउट, राइट साइड में बच गया है 2, r अपॉन r डैश का क्यूब 2 है, r अपॉन r डैश बन जाता है बेटा 2 का क्यूब रूट। क्यूब रूट के लिए ये सिंबल यूज किया जा सकता है, यहां का यूज करके r डैश को राइट में ले गए, 2√2 को इधर ले आए।
तो अपने पास में क्या आंसर बन जाता है, आर डैश इज इक्वल टू आर अपॉन 2 का क्यूब रूट। ये बन जाता है इसका सही आंसर। बस इतना सा आंसर हमें कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो बेटा इस चैप्टर के मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन, खतरनाक से खतरनाक क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। जिसको दिक्कत आ रही है बेटा, एक क्वेश्चन को 2 बार करो, कंसेप्ट को 2 बार करो और मैथमेटिकल पार्ट को स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, एक और क्वेश्चन है भाई खतरनाक सा। खतरनाक नहीं है ये तो, खैर सिंपल ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को और ट्राई कर लेते हैं और फोर्स के सारे क्वेश्चन वहां से खत्म हो जाएंगे, टॉपिक है एक कंप्लीट हो जाएगा। ये है बेटा अपना लास्ट क्वेश्चन फोर्स के टॉपिक पे बेस्ड। सपोज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर डिफर स्लाइटली। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो थोड़ा सा डिफर कर रहा है। वन ऑफ दैम इज माइनस ई, एक का जो चार्ज है वो भी क्या बचा है बेटा, माइनस ई, तो इसको इलेक्ट्रॉन का मान लेते हैं जो कि नेगेटिव है, और एक का है ई प्लस डेल्टा ई, इसको मान लेते हैं। ये किसका चार्ज है भाई, प्रोटॉन का। ठीक है, इफ द net of electrostatic force and gravitational force between the two hydrogen atom placed at a distance d apart is 0, then delta E का ऑर्डर कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना। ये है बेटा क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को पढ़ो, फिर उस चीज को समझो। अब बेटा कोई भी अपने पास में अगर हाइड्रोजन एटम होता है ना, हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, एक तो इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई है, प्रोटॉन पे है ई प्लस डेल्टा ई, मतलब हाइड्रोजन एटम पे जो नेट चार्ज बचा है उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, डेल्टा ई। हाइड्रोजन एटम का जो मास है वो तो गिवन ही है। ठीक है, अब बेटा क्या है कि दो हाइड्रोजन एटम है, उनको हमने किसी अलग अलग जगह पे रख दिया है, तो उनके बीच में क्या होगा कि भाई जितना अट्रैक्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक, सॉरी जितना ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है उतना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन है। इसका मतलब क्या है भाई, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन है, ताकि नेट फोर्स 0 हो सके। बस यही इक्वेट करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, के डेल्टा ई का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, के सॉरी जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, दोनों का मास है वो सेम है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, डेल्टा ई का स्क्वायर क्या बनता है भाई, जी एम स्क्वायर बाई के, जी की वैल्यू हो जाएगी 6.67 इंटू 10 की पावर -11, मास की वैल्यू हो जाएगी 1.67 इंटू 10 की पावर -27 अपॉन के 9 इंटू 10 की पावर 9। इसको सोल्व करेंगे तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 10 की पावर -74 का। ये डेल्टा ई का स्क्वायर है, डेल्टा ई जो है उसका ऑर्डर आ जाता है 10 की पावर -37। इसका जो सही आंसर है वो बचता है 10 की पावर -37। तो ऐसे होते हैं अपने पास में मुश्किल क्वेश्चन। ठीक है, इससे आगे वाले क्वेश्चन बेटा कुछ भी मुश्किल नहीं आएंगे, बट यहां तक जरूर मुश्किलें थी। क्लियर चीजें कर ली हैं, चकाचक चीजें कर ली हैं, बढ़िया तरीके से सीख लिया भाई। ठीक है, इससे ज्यादा अच्छे तरीके से कहीं पे कुछ नहीं मिलने वाला, तो बढ़िया तरीके से पढ़ो इनको भाई। ठीक है, जय श्री राम।